चलो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें एंडोर्समेंट किया था ना, और क्या किया था एंडोर्समेंट में? नहीं, एंडोर्समेंट वाला क्वेश्चन पूरा हो गया था। अब इसी को रिन्यूअल और डिसऑनर करते हैं। लिखो इसके नीचे, इसी में लिखो इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन। हाँ, चालू नहीं हुई तो ये तो बोल रहे हैं यस सर। हाँ, डिसऑनर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल, डिसऑनर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल when the bill is endorsed. Ollie, Kashish, am I audible? आवाज नहीं आ रही? एक बार चेक कर लो। मतलब ये मेरी वाली वही वाली क्लास है, कोई और है? एक बार ही चेक, वही है। क्या लिखा? डिसऑनर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड। हाँ, अब चेक करो एक बार आप भी। नेहा, एम आई ऑडिबल? कल्पना, अनमोल, ओके, थैंक यू। तो क्या लिखा? हाँ, इन अबाउ क्वेश्चन ऑन द ड्यू डेट, इन अबाउ क्वेश्चन ऑन द ड्यू डेट bill is dishonored. In above question on the due date bill is dishonored. आपका बच्चे किया हुआ ये चैप्टर? अच्छा, अभी तो आप कुछ और कर रहे हो शायद। नहीं, अकाउंट्स में क्या कर रहे हो वही दिखता है। हाँ, इन अबव क्वेश्चन ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड। और इसमें ड्रॉई कौन है? ड्रॉई कवि है ना? हाँ, लिखो, कवि इज रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ ए न्यू बिल। कवि हैज रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ ए न्यू बिल फॉर 73 days along with the interest, 73 days along with the interest of 10% per annum. Along with the interest of 10% per annum. ठीक है, चलो। रवि की बुक्स में शुरू की 3 एंट्री सेम करो। रवि टू सेल्स, हाँ। अच्छा, नोटिंग चार्जेस नहीं लिखा है? एक लाइन और लिख लो। नोटिंग चार्ज कितने का बिल था? बिल का अमाउंट बताओ। चलो, नोटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज 300 पेड बाय रोहन। नोटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज 300 पेड बाय रोहन। चलो, शुरू की 3 एंट्री करो। नोटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज 300 पेड बाय रोहन। पहली एंट्री रवि टू सेल्स, सेकंड BR टू
और थर्ड एंट्री और इनकी डेट्स क्या क्या है? $25,000 और डेट क्या है इसकी? और एंडोर्समेंट कब किया था? 1 जून। 15 जून तो ड्यू डेट है ना? हाँ, एंडोर्समेंट तो 1 जून को ही की है। सेम वो की वो 3 एंट्री जो हमने कल करी थी। ठीक है, फिर वही बात मैंने आपको बताया, डिसऑनर जब भी हो, डिसऑनर पे क्या होता है? ड्रॉ ही हमेशा डेबिट होता है। अच्छा, अब रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हाँ बच्चे, ओके। हाँ, रोहन देखो, रोहन पहले हमारा क्रेडिटर था, हमने उसको क्या कर दिया? ये मान के कि उसको पैसे मिल गए या मिल जाएंगे, लेकिन क्या उसको पैसे मिले क्या? रोहन वापिस हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। तो ड्रॉई टू एंडोर्सी, इस ओनर की एंट्री क्या होगी? हाँ, वी टू रोहन। और 25,300, क्योंकि 300 एक्स्ट्रा हमें कवि से तो लेने हैं और रोहन को देने हैं, बिकॉज रोहन ने हमारी तरफ से नोटिंग चार्जेस पे करा है। बिल डिसऑनर्ड, ड्यू डेट, नोटिंग चार्जेस पेड बाय रोहन। ऑन ड्यू डेट, नोटिंग चार्जेस पेड बाय रोहन। Bill dishonored on due date, noting charges paid by Rohan. ये रहना यहाँ तक की कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 जून के बाद क्या हुआ? इंटरेस्ट 25,300 इंटू 73/365 इंटू 10/100। ओके, 506। चेक कर लो एक बार। अनिरुद्ध, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं 506 घर से याद करके आता हूँ? ये 1/5 हो गया देखो। तो 506 का इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट किससे लेना है? ये इंटरेस्ट हमें किससे लेना है? रवि को किससे लेना है? कवि से, अपने ड्रॉई से लेना है। कवि टू इंटरेस्ट। नहीं नहीं, रोहन को क्यों? रोहन के लिए तो हमारे पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि हमने रोहन को पेमेंट कराई। क्या लिखा हुआ है? बस उसको तो डिसऑनर करके छोड़ देंगे। वो मैंने 73 डेज बोले उस हिसाब से है। फिर थोड़ा सा पॉइंट में, वो मैंने 73 कराई उस हिसाब से। तो ये हो गया कवि टू इंटरेस्ट। अब नया बीआर लिखना है ना, सेम एंट्री बीआर टू कवि 25,806। हाँ बच्चे, 15 जून 25,806। 15 जून से 73 डेज निकालने हैं। जून के 15, जुलाई के 31, 46 हो गए क्या? 27, अगस्त के कितने? 27 और 3 और 46 और 27 73 होता है क्या? हमें तो टोटल 73 करना है ना। 15 दिन जून के, 31 दिन जुलाई के, तो 46 हो रहे हैं। 73 करने के लिए 27 अगस्त के और 3 दिन और 30 अगस्त।
चलो 30 अगस्त को पेमेंट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR 25806। थर्टी अगस्त को बैंक अकाउंट डेबिट टू BR 25806। हाँ जी, आप कोई दिक्कत नहीं है ना? अकाउंट्स तो बहुत स्कोरिंग है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो अकाउंट्स में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। और अभी तो आपका कंटेंट सिलेबस चल रहा है, एक बार सिलेबस होने दो, फिर आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़, कोई टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट कनेक्ट करना। एग्जाम देने के एक दिन पहले तक वी आर हेयर फॉर यू ओनली। चलो, यहाँ तक की कहानी क्लियर है ना? पर एक बार डेप्रिसिएशन का डाउट था, ये वसुंधरा जी बिल्कुल आपका डाउट सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में करेंगे, तब तक आप होल्ड करो और आप ये देखो। हाँ ठीक है, अब इन द बुक्स ऑफ फटाफट करो कवि, इन द बुक्स ऑफ कवि। हाँ बेटा, पूरे चैप्टर में सिर्फ एंट्रियां ही हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपकी बार नहीं आया तो आ ही सकता है, क्या ही करना है इसमें, प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, एकदम प्रोसेस है। अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अभी। इन द बुक्स ऑफ कवि में थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चला लो। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, तो मार्च, फिर रवि टू BP, रोहन को इससे क्या लेना देना है? 15 जून को सीधा डिसऑनर की एंट्री। हाँ बेटा, आ रहा है ना, दोनों एंट्री आ गई ना आपको। अब 15 जून को BP अकाउंट डेबिट, पता ही आपको डिसऑनर की एंट्री फिक्स है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रवि, जो इसका ड्रॉवर है। कवि को रोहन से कोई मतलब नहीं है बेटा, कवि रोहन को जानता ही नहीं है। तो एंडोर्स किसकी बुक्स में एंट्री है? वो रवि की बुक्स में। रवि के लिए कवि डेटर बन गया, रोहन क्रेडिटर बन गया, तो इसलिए उसने रवि को, कवि को डेबिट कर दिया, रोहन को क्रेडिट कर दिया। इसके लिए तो अभी भी क्रेडिटर कौन है? इसको तो पैसे रवि को देना, रोहन को देने थे, उसने दिए नहीं, तो रोहन का लिंक किससे है? हाँ, और इसका भी लिंक किससे है? रवि से। इसका और रोहन का कोई लिंक नहीं, तो ये रवि को क्रेडिट करेगा। BP था 25,000, नोटिंग चार्जेस 300, 25,300 लो। इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंसेस, सो सिंपल एंट्रीज। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रवि 506, फिर नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। BP रवि टू BP 25,806, 25,806, और लास्ट में क्या डेट थी? वो 30 अगस्त। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ये एंट्रीज होनी है। परचेज टू रवि, रवि टू BP, BP नोटिंग चार्जेस टू रवि, इंटरेस्ट टू रवि, रवि टू BP। एक्सपेंसेस में तो खाली ये नोटिंग चार्ज है, वो तो डेबिट द रिसीवर, मतलब लाइबिलिटी खत्म हो गई ना, BP लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, पैसा गया, इसलिए क्रेडिट बोर्ड गोज आउट बैंक अकाउंट।
नहीं, डेबिट बहुत कम से नहीं, डेबिट तो आया ही नहीं ना इसके बाद, इससे तो पैसा गया है। और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी जब राइट ऑफ हो जाती है तो लाइबिलिटी क्या हो जाती है, डेबिट। भाई जब इसने बिल एक्सेप्ट किया तो बीपी क्रेडिट किया था, अब वो बिल कैंसिल हो गया, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, बीपी का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं अपन। जैसे बीआर लिखने की एंट्री क्या है, बीआर टू राहुल, पेमेंट की एंट्री क्या है, बैंक टू बीआर, पैसा आया बीआर कैंसिल, ऐसे बीपी कैंसिल। क्लियर है ना ये एंट्रीज। अब दो एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहन करो, इन द बुक्स ऑफ रोहन में दो एंट्री करो। फर्स्ट जून को रोहन के पास बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट जून, अच्छा अब 30 अगस्त को, सॉरी उसकी मैच्योरिटी डेट क्या थी, 15 जून। 15 जून को पैसे तो आए नहीं, जेब से पैसे लग और गए, इसको डेबिट करेगा वापस, यहाँ वो गुस्से वाली इमोजी बना देना आगे, क्योंकि बता रहा है इसको कि भाई मेरा टाइम पे पेमेंट नहीं करा और बिल कैंसिल और हो गया। तो रवि अकाउंट डेबिट टू बीआर टू कैश, बिकॉज नोटिंग चार्जेस इसने पे करे हैं 25,300, 25,300, चलो रवि अकाउंट डेबिट टू बीआर टू कैश, हो गया एंडोर्समेंट। वो कवि के ऊपर लिखा है, वो अपने कवि और रवि की बुक्स में करेंगे। अब क्या करना है, एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एक क्वेश्चन विदाउट डिसऑनर करेंगे, क्योंकि उसमें कभी डिसऑनर पूछा नहीं जाता है, कभी आया भी नहीं आज तक, कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा मैंने तो आज तक उसका डिसऑनर का। तो डायरेक्ट बिल सेंड नहीं, बुक में भी नहीं है, बुक में बिल सेंड फॉर कलेक्शन ही नहीं है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है बस, तो अपने क्वेश्चन उसका कर लेते हैं। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। रेगुलर आना है, हाँ मतलब मेरे लिखवाने का लास्ट टॉपिक है, फिर अपन बुक के क्वेश्चन करेंगे। क्या मतलब होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन का, बिल्कुल नहीं, वो तो डिस्काउंटिंग है। मेरे बिल की मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट 23 अप्रैल है, 20 अप्रैल को किसी काम से मुझे बैंक जाना हुआ, तो मैं अपने साथ वो बिल भी ले गया, और मैंने वो बिल किसको दे दिया, बैंक को, कि बैंक 2 दिन बाद मेरा कस्टमर पैसे देगा, आप मेरे अकाउंट में जमा कर देना। मैंने बिल किसको दे दिया, बैंक। मैं पैसे लेके नहीं आया हूँ, डिस्काउंटिंग नहीं करवा रहा हूँ, मैच्योरिटी डेट से जस्ट 2-4 दिन पहले मैंने वो बिल बैंक को डिपॉजिट कर दिया कि इस बिल के बदले जो पैसे आए वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हमारी तरफ से हमारा अमाउंट कलेक्ट कौन करेगा, बैंक करेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बस, और वो कलेक्ट होकर मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ये इसका मतलब। चलो क्वेश्चन लिखो, हम सोचने में, इतना बड़ा नाम थोड़ी दूंगा अनिरुद्ध। चलो एक्स वाई ले ले, एक्स हैज सोल्ड गुड्स टू वाई of rupees 15,000 on 17th Feb and drawn a bill for 40 days. ईयर लीप ईयर हुआ तो जब तक क्वेश्चन में कुछ ना लिखा है या लीप ईयर ना गिवन है तो हमें 28 डेज ही मानने हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा 2020 और कुछ ना लिखा हुआ है तो लीप ईयर मानना है, ठीक है।
हाँ क्या था, 15,000, 40 days। हाँ, ऑन 25th of March, नहीं मैंने कौन सी डेट लिखवाई है स्टार्टिंग में? हाँ ठीक है, ऑन 25th of March द बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्वेश्चन बेटा ये है नेहा, एक्सेस सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 15,000 ऑन 17th February, 17th February एंड ड्रॉन अ बिल फॉर 40 days। लिख लिया आपने नेहा? ऑन 25th March bill sent for collection which is duly met, which is duly met। इन द बुक्स ऑफ एक्स कब से चालू करना है? 17 February। बताओ, वाई टू सेल्स। यहां तक की कहानी क्लियर है ना? सेम डेट को बी आर टू वाई। प्लीज एग्जाम में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई पूरा लिख देना। कहीं बोलो सर ने बी आर लिखा था तो हम भी बी आर लिखेंगे। एग्जामिनर आपकी कॉपी को जानता है, मुझे नहीं जानता। बिल्स रिसीवेबल टू वाई। अब सुनो, 25 मार्च को हमने बिल कहाँ भेज दिया? 25 मार्च को बिल हमने कहाँ भेज दिया? बैंक में। देखो तो बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बी आर। तभी तो बी आर को क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा 17 फरवरी से 40 दिन निकालना, फरवरी को 28 मानेंगे अपन, 11 दिन फरवरी के, 29 days मार्च के, +3 करेंगे तो 1 अप्रैल आ रहा है क्या? 1 अप्रैल ही आ रहा है ना? 1 अप्रैल को पैसा तो हमारे अकाउंट में आएगा ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एक अकाउंट अपने को एडिशनली खोलना था जिसको हम बंद कर रहे हैं। ये बेटा यहाँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट किया, फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया, तो ये इसकी एंट्री है। बस इतना ही करना है। वाई टू सेल्स, बी आर टू वाई, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। वाई की बुक्स पे सेम 3 एंट्री। फायदा कुछ नहीं है, बैंक के कस्टमर है, बैंक हमारा कुछ काम नहीं करेगा क्या? बैंक की सर्विस का एक पार्ट है। सैलरी किस चीज की ले रहे हो? हाँ जी, मार्च के 29 डेज क्यों लिए बेटा? टोटल 40 डेज लेने हैं, तो फरवरी के 11 और मार्च के 29 मिला के 40 हुए नहीं हुए? क्योंकि हमारा बिल 40 डेज का है, फिर उसमें 3 दिन और प्लस करेंगे। ओके चलो थोड़ी मेहनत और करो, 3 एंट्री और लिखो इन द बुक्स ऑफ वाई। ओके कल्पना जी। वाई की बुक्स में तो क्या ही करना है। परचेज टू एक्स आप लिखो, फिजिकल परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स।
अच्छा, तो 11 बजे से बैठे हो। मैं संडे को सुबह 7 बजे से क्लासेस ले रहा हूँ, 4 बज गए, बजने वाली है, तो क्या हुआ। चलो पहला क्या था, एक्स अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, सेकंड एक्स टू बीपी, और 1 अप्रैल को बीपी टू बैंक। अब अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर है, लर्निंग आउटकम्स। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डायरेक्ट यहीं समझा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने हैं सब आंसर, और फिर अपन अकोमोडेशन बिल करेंगे जो बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी तो 5100 सेकंड बच रहे हैं। नहीं बेटा यशवर्धन, बैंक वोंट टेक कमीशन। ये तो हम बैंक की नॉर्मल 2 दिन बाद वो हमारे अकाउंट में कोई पैसे जमा कराएगा, वो कमीशन लेगा क्या। कोई भी बैंक में कभी भी पैसे जमा करा सकता है, उसमें क्या है। के लिए बैंक को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी डालने पड़ रहे हैं। ओ इतना सारा लिखा हुआ है। हम्म। चलो, अगर आपके पास बुक है तो बुक डेफिनेटली ओपन कर लीजिए, और यहाँ देखना चाहते हो तो यहाँ देख लो। अपन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझना है बस। अच्छा आपको एक एक बात बताता हूँ, ये 1 जनवरी लिखा हुआ है क्या, और 2 मंथ्स, दोनों बिल कितने मंथ्स के हैं, 2 मंथ्स के। जनरली होता क्या है, जब हम एक से ज्यादा बिल इशू करते हैं तो BR1 BR2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, BR1 एंड BR2। लेकिन अगर दोनों की मैच्योरिटी डेट सेम हो, मैच्योरिटी डेट क्या हो, सेम। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो हाँ सर, मेरा आज आना नहीं होगा सर। पढ़ने का मन नहीं है क्या आपका बिल्कुल भी। नहीं नहीं सर, पढ़ने का मन है, पर कल क्या है सर, हमारे स्कूल में क्या टेस्ट है सर अकाउंट्स का। अच्छा, इसलिए सर मैं तो 3-4 दिन सर वो अकाउंट्स की क्लास भी नहीं लेना होगा इसलिए। तो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट क्लास है वो कौन लेगा, रूरल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर, रूरल डेवलपमेंट। ओके बाय, थैंक यू। टू बिल्स फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड ऑन 1 जनवरी फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बिल है और दोनों की मैच्योरिटी डेट सेम है, तो आपको BR1 BR2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप दोनों बिल के अमाउंट को प्लस करके एक साथ BR लिख सकते, ऑप्शन है। आप चाहो तो BR1 BR2 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट अलग है तो आपको BR1 BR2 ही लिखना है। एक की मैच्योरिटी डेट, एक की ड्यू डेट 2 मंथ्स है, एक की ड्यू डेट 3 मंथ्स है, दोनों की अलग अलग है ना, तो 100% आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ही। ठीक है ना। चलो यहाँ एक साथ, अब आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, डोंट राइट एनीथिंग। चलो फटाफट, किसकी बुक्स में करना है, मिस सुजाता की बुक्स में, BR2 मिस अरुणा। देख लो आपके आंसर में ही लिखा हुआ है क्या, 25,200। एम आई राइट और एम आई राइट। तो 10,200 15,000 के दो बिल थे, दोनों को प्लस करके लिख दिया। 1 जनवरी को
बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस अरुणा, कोई प्रॉब्लम? खाली सुजाता की बुक्स में एंट्री करनी है। अब क्या हुआ? The first bill is for 10,200 and the second bill is for 15,000. The second bill was endorsed in favor of Mr. Sri. 3rd जनवरी को ये बिल किसको दे दिया? मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट। यहां लिख सकते हो BR2, मत लिखो BR2, वो भी सही है। इसमें आपको एग्जामिनर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। कितने का था वो सेकंड वाला? एक BR ने तो हमारा साथ छोड़ दिया, बस 2 दिन का ही साथ था। BR को हमारे साथ मजा नहीं आया, तुरंत श्री के पास चला गया वो। फिर एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली। ओहो, तो इसका मतलब ये एंट्री तो पहले आनी चाहिए। अगर ये इमीडिएटली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो पहले एंट्री आनी चाहिए 1 जनवरी को। यहां लिख लेते 1 जनवरी। चलो डिस्काउंटिंग की एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो बीआर का एक्चुअल अमाउंट 10,200 था और हमने डिस्काउंटिंग की डायरेक्ट अमाउंट गिवन है 10,000, तो डिस्काउंट हो गया 200। क्लियर है ना? बस आंसर कंप्लीट। खाली सुजाता की बुक्स में 3 एंट्री करनी थी। ओके, थोड़ा सा डेट्स का आपको ध्यान रखना है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो देखो क्या है ये चीज, 1 जनवरी, 3 जनवरी, फिर 1 जनवरी, 4th लिखा हुआ है। क्यों? जब इमीडिएटली बोलने का मतलब हम मानते हैं सेम डे, तो फिर 1 जनवरी आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे 1 जनवरी तो सही है, बट ये ऊपर आएगा। ओके, ठीक। जर्नल अब हमेशा हम डेट वाइज चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन तो इजी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विद आंसर देख लेते हैं, खाली देखना ही अपने को, ज्यादा नहीं में है कुछ नहीं। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर। प्रीतम टू सेल्स 1,06,000, कोई दिक्कत? अच्छा, साथ साथ वो बोलते जाओ। प्रीतम टू सेल्स, परचेज टू विजय, उसकी बुक्स में क्या होगी? परचेज टू विजय। क्लियर है ना सबको? प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल, बीआर टू प्रीतम, विजय टू बीपी। चारों एंट्री क्लियर है ना? बीआर टू प्रीतम, विजय टू बीपी। अच्छा, ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। कैंसिल, डिसऑनर। अगर वो बिल रिक्वेस्ट कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और बिल डिसऑनर कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब वो डिसऑनर ही हो रहा है। अब नोटिंग चार्जेस नहीं गिवन तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है सलोनी? तो क्या है बच्चे यहाँ? फ्रेश पीरियड फॉर 2 months। ओके, इसकी ड्यू डेट क्या थी? पहले वाला बिल 3 months का, 1 सितंबर से 3 months। कैंसिलेशन की एंट्री प्रीतम टू बीआर और बीपी टू विजय। प्रीतम टू बीआर, बीपी टू विजय, सेम अमाउंट। Vijay agrees provided interest at 9% per annum was immediately paid in cash। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या किया इन्होंने? 1,06,000 इंटू 9/100 इंटू कितने का है नया बिल? चलो 1590 आ रहा है ना? क्या होता है निरुद्ध, माइंड में ना मैं ऐसे कैलकुलेशन करता हूँ, जैसे मैंने इन सबको कैलकुलेट करके इतने को 1.5 निकाल लिया। ठीक है, माइंड में देखो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। तो मुझे पता लग गया यहाँ 1/6 आ रहा है, 1/6 को उसके 1.5 आ जाएगा और ये 2 0। अब मुझे इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इमीडिएटली 1.5 मतलब इसका हाफ 530 उसमें प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया। चलो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब क्या हुआ? इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास कैश आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट इमीडिएटली।
अब इन्होंने देखो क्या किया है, प्रीतम टू इंटरेस्ट, पहले ड्यू की एंट्री और फिर नया बिल लिखा। बिल का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कैश आ गया। तो बी आर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, क्रेडिट द गिवर। बी आर भी प्रीतम ने दिया है और कैश भी, और फिर उसकी मैच्योरिटी डेट 4 दिसंबर से, हाँ तो 2 महीने की कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। यशवर्धन 1 जनवरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इमीडिएटली लिखा हुआ था, बिल इमीडिएटली डिस्काउंटेड, हमने 1 जनवरी को। क्लियर है ना ये एंट्रीज? चलो अब ये एंट्रीज हमने कर ली, फटाफट से देख लो ये भी। परचेज टू विजय, विजय टू बीपी, बीपी टू विजय, इंटरेस्ट टू विजय, इसके लिए एक्सपेंस है। डेबिट द रिसीवर, विजय अकाउंट डेबिट, क्या क्या दिया उसने, एक तो कैश दिया 1590 का, और टू बीपी, बीपी एक्सेप्ट कर लिया, और लास्ट में बीपी टू कैश, बीपी टू बैंक 1,60,000। ये रिटायरमेंट ऑफ बिल का क्वेश्चन है। अंकिता सेल गुड्स टू 5 लाख टू भाविका, भाविका टू सेल्स, सिंपल है, पीआर टू भाविका। अब देखो 1 जनवरी से 3 मंथ्स कब होते हैं? 4 अप्रैल। 1 जनवरी से 3 मंथ्स कब होते हैं? 4 अप्रैल। लेकिन इसने रिटायर कब कर दिया? 1 मार्च। अब वैसे तो तुम बोलोगे सर 1 महीने 3 डेज पहले कराए, 4 अप्रैल से 1 मार्च का जो डिफरेंस है वो क्या है? 1 मंथ एंड 3 डेज। लेकिन अपने को 3 डेज इंटरेस्ट और डिस्काउंट कैलकुलेट करते टाइम कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है, इवन डेज में हो तो भी नहीं करना है, तो हम 1 मंथ ही लेंगे। तो इसका रिबेट निकालो, 5 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12, 12 से 12 कट गया, 5,000 आ गया। हाँ, मार्च को बैंक अकाउंट डेबिट, देखो पैसे कितने आएंगे, इसके लिए एक्सपेंस है ना, 5,000 इसके लिए क्या है, तो इसके लिए क्या हुआ? रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल, रिबेट लिखो, एक्सपेंस है, और टू बी आर 5,000, 5 लाख। क्लियर है ना सबको? नहीं, देखो डिस्काउंट लिख सकते हो, इसमें कई क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, बट मैं आपको क्लियर ये बोल रहा हूँ कि आप तो डिफ्रेंशिएट करो, कि हम बैंक से डिस्काउंटिंग करा रहे हैं तो डिस्काउंट लिखेंगे, और हम रिबेट दे रहे हैं तो रिबेट, तो क्लियरली वो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कि हमने डिस्काउंटिंग करवाया है या हमने रिटायरमेंट हुआ है, वर्ड तो सेम। आपका घर पे भी नाम सलोनी है क्या, कुछ और है? अच्छा, तो बस तो फिर दोनों है तो, हो तो आप ही ना। तो हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, रिबेट लिखना है। चलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता, अंकिता टू बीपी, बीपी अकाउंट डेबिट टू रिबेट इनकम। वैसे तो डायरेक्ट टू रिबेट या रिबेट, रिबेट अकाउंट भी लिखोगे तो पता ही लग जाएगा कि क्रेडिट में रिबेट है तो इनकम है, और डेबिट में रिबेट है तो, ठीक है ना, बीपी। तो प्रॉफिट नहीं है, बैंक से तो करवाएगा नहीं ना। तो आपने मुझे 1 महीने पहले बिल का पेमेंट कर दो, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, हाँ ड्रॉई को डिस्काउंट मिल रहा है, ड्रॉई के लिए इनकम है ना वो, टू रिबेट इनकम टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ना ये? अब मेन क्वेश्चन है, चलो अब तुम्हें मजा आएगा। यहाँ तक के तो चलो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब ध्यान से देखना, अब इंपॉर्टेंट है। पत्रक, अभी तक तो क्या अपन एक प्रोसेस फॉलो कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, और जहां तक मुझे याद है वो प्रोसेस में रट ही गया अब तो। ये है इंडिविजुअल एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज हैं? इंडिविजुअल एंट्री। इसमें क्या होता है, हर एंट्री की एंट्री करनी है। तो ये मैं चाहता हूं तुम कॉपी पेन निकालो, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, मैं यहां से तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें लिखना है। बहुत अच्छी चीज है, ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। प्रोसेस वाला तो सीए मॉड्यूल को भी पता है, इंस्टीट्यूट को, बच्चा रट लेगा।
देखो क्वेश्चन बोल रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के कत्रक बुक, तो हमें खाली के कत्रक की बुक में जर्नल एंट्रीज करनी है, द बुक्स ऑफ कत्रक। तो सारी कहानी सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, कत्रक के पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, मुझे उसका करेक्ट आंसर चाहिए। चलो, कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, नहीं रुक जाओ, वेट पॉज, कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु कौन है यहाँ पे, कत्रक कौन है, बासु कौन है, ड्रॉवर ड्रॉई कौन है, कत्रक कौन है पक्का, और बासु, कत्रक एक्सेप्टेंस टू बासु, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ट्रॉई। तो यहाँ पे कत्रक कौन है, मतलब हमें एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ट्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ट्रॉई की बुक्स में। पहली बात तो तुम्हें पता लग गया भाई कौन क्या है। दूसरा, डिस्चार्ज, जैसे ही वर्ड डिस्चार्ज आ गया, पेमेंट, बीपी के पेमेंट की एंट्री है, किसकी एंट्री है भाई, इसके लिए बीपी है कि नहीं है, कत्रक एक्सेप्टेंस टू बासु, कत्रक के लिए बीपी है या नहीं है, और डिस्चार्ज का मतलब बीपी का पेमेंट हो रहा है। अच्छा, बीपी के पेमेंट की एंट्री बताना, बीपी टू बैंक। अब सोचो हम कहां से सीधा कहां पहुंच गए, बीपी टू बैंक पे पहुंच गए। ठीक है, तो एंट्री की शुरुआत कहां से करनी है, बीपी टू बैंक। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू बैंक लिखो। अरे ये प्रोसेस है ही नहीं ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंट्रीज की एंट्री करनी है, इस लाइन की एंट्री करनी है। अब सीबीएसई से हो ना, हमने डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन में जनरल एंट्रीज आती है, तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो सीधा एक पर्टिकुलर टर्म की एंट्री करनी होती है, तो ये वो अलग क्वेश्चन, इसमें आपको स्टार्टिंग से कुछ प्रोसेस खाली इसका है, इसकी एंट्री करनी है। अब इसमें क्या है वो हमें ढूंढना है। तो चलो, एक लाइन छोड़ के बीपी अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू बैंक अकाउंट, देखा। अब एक मिनट, बिल कितने का है, बिल्स पेएबल में 2500 लिखो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट में, और बैंक में 1000 लिखो, कैश लिख दो बेटा, कैश पेमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, कैश लिख दो, तो कैश, और कितना है ये, कैश कितना दिया है, बस कैश में 1000 लिख के छोड़ दो। इसका मतलब उसने बीपी को पार्शियली पे किया है, फुल अमाउंट पे नहीं किया है। अब बाकी के लिए क्या हुआ, एंड अ न्यू बिल और द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। उसने बोला भैया मेरे पास तो अभी 1000 रुपए ही है, तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हारे 2500 पूरे दे सकूं, 1000 रखो, बाकी का मेरे ऊपर नया बिल लिख दो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 50। अच्छा बताओ, ये इंटरेस्ट कत्रक के लिए एक्सपेंस है कि नहीं है, कत्रक 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 के लिए एक्सपेंस है नहीं। देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो ऊपर लाइन छोड़ी थी 50, और फिर एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, टू बिल्स पेएबल 1550। बिल्कुल कर सकते हो, इंटरेस्ट टू बासु, बासु टू बीपी, वो सारी एंट्री कर सकते, लेकिन हमने बासु का नाम नहीं लिया, हमें ज्यादा पसंद नहीं। तो अच्छा, बीपी में अमाउंट कितना है 1550, क्योंकि 50 रुपए इंटरेस्ट के साथ जो रिमेनिंग अमाउंट था वो नया बिल। आप एक काम जरूर कर सकते हो, आइडेंटिफाई करने। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही एंट्री में बीपी डेबिट हो रहा है, बीपी क्रेडिट हो रहा है, तो आप ऊपर वाले बीपी के आगे ब्रैकेट में ओल्ड लिख लो, और नीचे वाले बीपी के आगे ब्रैकेट में न्यू लिख लो, तो एकदम मामला क्लियर हो जाएगा। ओल्ड वाला बिल कैंसिल हो गया, नया बिल एक्सेप्ट हो गया। ये काम तुम जरूर कर सकते हो। तो ये दोनों अलग अलग बिल है, समझ गए ना। चलो, पहली एंट्री सबको आ गई, वेरी गुड। सेकेंड वाली, ये बहुत ध्यान से, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वाज एंडोर्स्ड बाय कत्रक टू एम मेहता। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तीन नाम दे दिए यहाँ पे, जी गुप्ता, कत्रक और एम मेहता, ये कौन कौन है, ये ड्रॉवर ड्रॉई एंडोर्सी पेई, बता दो कौन कौन क्या क्या है। रुको रुको, जी गुप्ता कौन है, अरे एक मिनट, तुम्हारी बात क्या पता गलत हो सही हो, मैं लिख लेता हूँ।
जी गुप्ता को तुमने बताया है ड्रॉई। अच्छा, और कतरक एंडोर्सी है, सोच लो, ढंग से पढ़ लो। विच वॉज एंडोर्स बाय कतरक टू एम मेहता। एंडोर्समेंट कौन करता है? ड्रॉवर करता है ना। कतरक कौन है? और एम मेहता कौन है? और हमें जो एंट्री करनी है वो किसकी बुक्स में करनी है? कतरक की बुक्स में। किसकी बुक्स में? और कतरक कौन है यहाँ? तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? ड्रॉई, ड्रॉवर, एंडोर्सी। हुआ क्या? अच्छा, कतरक टू एम मेहता फॉर डिसऑनर्ड। सीधा डिसऑनर्ड मतलब एंट्री किसकी करनी है? डिसऑनर्ड। कौन सा डिसऑनर? कतरक ड्रॉवर की बुक्स में कौन सा डिसऑनर? वो बिल जो एंडोर्समेंट हुआ था, वो बिल जो, और एंडोर्समेंट वाले बिल की डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? ड्रॉई टू एंडोर्सी। क्या होती है? ड्रॉई टू। यहाँ ड्रॉई कौन है? जी गुप्ता। एंडोर्सी कौन है? चलो एंट्री लिखो। जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता। डीप थिंक करने के लिए मेहता को दे दिया था, लेकिन वो बिल डिसऑनर हो गया। तो हमें कतरक की बुक्स में करना है। कतरक ड्रॉवर है। हाँ, तो गुप्ता को हम वापस भाई, एंडोर्समेंट के टाइम पे डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? ड्रॉई टू एंडोर्सी। तो हमारा ड्रॉई कौन है? जी गुप्ता। एंडोर्सी कौन है? एम मेहता। ये देखो आगे मेहता पे 20 नोटिंग चार्जेस भी लिखा हुआ है, तो अमाउंट 4020 आ जाएगा क्या? लिख दो फटाफट। जी गुप्ता टू एम मेहता 4020। पहली एंट्री सबको क्लियर है ना? सीधा क्वेश्चन को पकड़ो कि करना क्या है। व्हाट डिसऑनर्ड, तो एंडोर्समेंट की डिसऑनर की एंट्री करनी है ड्रॉवर की बुक्स में। समझ गए ना तुम? 20 रुपए आ गया ना? अरे वो तो वैसे ही ऐड हो रहे हैं। वो पहले हमारा डेटर कितने से था? अब 4020 से। वो हमारा क्रेडिटर कितने से था? लेकिन यार ये एम मेहता जी है ना, ये थोड़े क्या कड़क आदमी है। यहां तक की एंट्री आ गई क्या? गुप्ता टू मेहता। एम मेहता को बच्चे यू, आप बिल्कुल ध्यान दो, एम मेहता बहुत गुस्से में है। आपको बोल रहा हूँ मैं। एम मेहता को बहुत गुस्सा आ गया, उसने तुरंत कतरक को फोन किया। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? पहले मैंने तुम्हें बोला पेमेंट दो, तो तुमने मुझे बिल पकड़ा दिया 2 महीने का। चलो मैंने थोड़ा पेशेंस रखा कि चलो बिल का पेमेंट आ जाएगा। बिल डिसऑनर हो रहा है, मेरी जेब से 20 रुपए और लग रहे हैं। मुझे तो अब भी की अब भी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट जा रहा हूं आज की आज। कौन बोल रहा है ये बात? इसको, कतरक को। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है। अब बेचारा कतरक डर गया, और मेहता, अच्छा ये बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मतलब कतरक ने मेहता को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब यहाँ क्या है? कतरक का जो भी ड्यू था मेहता को, वो कतरक ने मेहता को पेमेंट कर दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एम मेहता टू बैंक, नेक्स्ट एंट्री लिखो। 4020। पेई तो वो होता है जिसको बिल का पैसा मिलता है, मिला तो है ही नहीं, किसी को ही नहीं मिला। तो यहाँ पे पेई कौन है? पेई तो वो होता है जिसको बिल का पैसा मिलता है लेकिन मिला ही नहीं, बिल ही डिसऑनर हो गया। फिर तो उसको वैसे पेमेंट मिला है ना बिना बिल के। एम मेहता टू बैंक। हाँ, डिसऑनर नहीं होता तो एम मेहता पे ही होता अगर उसको पेमेंट हो जाता तो। एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है? कतरक ने बिल का विड्रॉन किया है पेमेंट करके मेहता से, तो मेहता का हिसाब किताब क्लियर कर दिया। ये गलती हो गई, ये पैसे पकड़ो अपने। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। हाँ, सेकंड पार्ट की 2 एंट्री होगी। थर्ड वाला तो इजी है। डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक। कतरक ने बिल ड्रॉ करा है, तो कतरक कौन है यहाँ? ड्रॉवर। और ड्रॉवर के पास रिटायरमेंट की एंट्री करनी है। हाँ बेटा, कतरक ने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था? दलाल पे। चलो लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट। रिटायरमेंट है ना, तुम तो याद कर लो, रिटायरमेंट में रिबेट लिख दो।
डेबिट अकाउंट डेबिट टू दलाल। हाँ लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट में 1990 लिखो सलोनी। 2000 का बिल है, 10 रुपए का डिस्काउंट है। रिबेट में 10 रुपीज टू डी दलाल थोड़ी लिखना है, टू बी आर लिखना है ना। हाँ टू बी आर, मैंने डी दलाल बोला था क्या? टू बी आर 2000। ओके नेक्स्ट, Katra's acceptance to पटेल। कौन ड्रॉई है यहाँ? और ऐसे लिख लेते बीपी यार, ठीक है ना। और मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक, हाँ ना, हाँ तो नहीं है। कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल, पटेल कतरक के कितने पैसे मांगता है? 5000। मोदी कतरक मोदी के कितने मांगता है? 5000 और सिमिलर अमाउंट। चलो डिस्चार्ज हो गया। सुनो अब ध्यान से क्या किया। व्हाट्स योर नेम? आपको पटेल बना दूं क्या आज? ये तो पटेल है और ये है मोदी, मैं हूं कतरक। तो हमने क्या किया, ये मेरे 5000 रुपये मांगता है, मैं इसके 5000 रुपये मांगता हूँ। इसने मुझे बीआर दे दिया, मेरे पास इसका बीपी है जो मुझे इसको देना है। ये पटेल है, मतलब मेरे लिए क्या है, ये क्रेडिटर। बीपी मतलब मेरे पास इसका बीपी है जो मुझे पे करना है। ये मेरा डेटर है, इसके ऊपर मैंने बीआर लिख रखा है, मैं इसके 5000 मांगता हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर बिल लिख रखा है। मैंने क्या किया, इसका बीआर इसको दे दिया, इसका बीआर 5000 का सेम अमाउंट का इसको दे दिया। तो मेरी लाइबिलिटी भी खत्म, एसेट भी खत्म। मेरा बीपी डिस्चार्ज हो गया। किससे डिस्चार्ज हुआ है? बीआर से। नॉर्मल बीपी डिस्चार्ज करते हैं, एंट्री क्या करते हैं? बीपी टू बैंक। हाँ मैंने बैंक की जगह क्या दिया है? बीआर, बीपी टू बीआर। हाँ देखो लास्ट सॉल्यूशन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लाइबिलिटी खत्म, एसेट भी खत्म, तो बीपी टू बीआर एंट्री हो जाएगी। है ना? हमने उसको डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब बिल का पेमेंट, कहीं पे भी डिस्चार्ज आता है। भाई पटेल का मतलब हमने पटेल को बिल दे दिया, पटेल ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं आपको इसका बीआर दे रहा हूँ, वो अपना बिल कैंसिल मान रहा है। पटेल मेरे पैसे मांगता है ना, वो बिल के बदले पैसे। अलग अलग एंट्री किसकी? डिस्चार्ज की। आप समझे नहीं ना, इसको अगर मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ तो एंट्री होगी बीपी टू वॉट? बैंक। और यहाँ पे बैंक टू बीआर, लेकिन बैंक तो है ही नहीं, क्योंकि हमने इसी बैंक के बदले इसको बीपी के बैंक की बदले तो इसका बीआर दे दिया, तो बैंक से बैंक वैसे ही कट गया। हम्म, छोटे मोटे बिल है। इंसॉल्वेंसी, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, देखो एक तो तुम्हारे लिए क्या फायदा है, ओनली इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड। मिस्टर डेविड ड्रॉवर है ना, तो मैंने क्वेश्चन खोल दिया, खुद से पूरा आंसर करो इसका, हमारी प्रैक्टिस है। अब भी बेटा, कल थोड़ी करेंगे। अच्छा अपने नॉर्मल क्लास में लास्ट में क्या पढ़ा था? नहीं नॉर्मल क्लास में लास्ट में क्या? अच्छा मैन्युफैक्चरिंग वाला पूरा हो गया था।
दो तीन ही तो करने हैं, एक एक दो अनसॉल्व है वो खुद से करने हैं। हो गया चैप्टर। चलो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। ये क्वेश्चन तुमने अगर कर दिया तो मैं आपको अकोमोडेशन बिल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। नहीं किया तो ये समझाऊंगा पहले। फिर से मैं आपको लेजिकल बोलूंगा तो अच्छा रहेगा क्या? करना स्टार्ट कर दो। हाँ, इसमें देखो दोनों की डेट अलग अलग है। तो इसमें डेट गिवन है ना सीधी, तो वो तो डेट लिखो सीधा। हाँ मतलब अगर 1 मंथ लिखा हुआ है तो 3 डेज प्लस करके लिख दो कोई। हम्म, वो फुल स्टॉप के बाद है, वहां तक का फुल स्टॉप है। इसमें आपको डेट से क्या मतलब है? जब सीधा डेट लिखा हुआ है तो 100 रुपए का डिस्काउंट लिखो, अब तो सीधा रिबेट अमाउंट सीधा लिखा हुआ है, आपको परसेंटेज निकालनी थोड़ी है। हाँ, टू बी आर, हाँ। कर रहे हो ना ये क्वेश्चन सब? कोई दिक्कत आए तो बताना।
लास्ट पार्ट में वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो देखो एक बिल तो हो ही गया इसका, और जो रिन्यू किया था वो कितने का था? बस 6180 से डेटर है ना, वो पेमेंट करा नहीं, कितना किया है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स है ना इसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। हाँ, क्योंकि एंट्री तो पहले ही होती है। हाँ, 6100 की नए नए बिल की एंट्री BR2 मिस्टर थॉमस लिखा हुआ है ना, देखो, रिक्वेस्ट टू ड्रॉ रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट, 4 मार्च को। हाँ, इंटरेस्ट के बाद BR2 मिस्टर थॉमस एक एंट्री होगी 6180, और उसी की ये अमाउंट है, और डेट लिखो सब में। बेटा एक साथ ही कर दी, चार और इंटरेस्ट के अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। नहीं बेटा, इसके लिए तो इनकम है ना, ड्रॉवर है, ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या होती है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा ना, ड्रॉवर की बुक्स में कर रहे हैं ना अपन, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। फिर बस वो एक तो रिटायरमेंट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, और लास्ट वाला, अच्छा इसमें एक डिसऑनर की एंट्री भी करनी है, बिल तो कैंसिल हो ही गया, सही बात है, बिल कैंसिल हुआ ना, ऊपर करूं? देखो पहली बात तो जो बिल हमने ये, देखो इधर, ये 4 मार्च को ये बिल लिखा था, 4 मार्च को ये बिल लिखा था ना 6180 का, इसकी मैच्योरिटी डेट निकालो 3 मंथ्स की, 7th में, क्या इस बिल का पेमेंट आया क्या? तो बिल तो डिसऑनर हुआ है ना, तो वो आया है, लेकिन बिल तो डिसऑनर हो गया ना, मिस्टर थॉमस टू BR, BR का तो 1 रुपया भी नहीं आएगा, तो BR तो डिसऑनर हो गया, तो पहले डिसऑनर की एंट्री होगी, फिर अपन ने ये दोनों एंट्री एक साथ करी है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट टू मिस्टर थॉमस, इससे अलग अलग करिए, आप एक साथ भी कर सकते हो, एक साथ ही करते हैं जनरली, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस। यशवर्धन, ड्रॉई की बुक्स में डेफिशिएंसी आएगा, यहाँ पर ड्रॉअर की बुक्स, ड्रॉई की बुक्स में के लिए फायदा है, तो वो डेफिशिएंसी को क्रेडिट करेगा, ड्रॉअर के लिए तो वो बैड डेट्स ही है। ठीक है, अब अकोमोडेशन बिल करें, ये तो बिल डिसऑनर हो गया। हेलो, हाँ सर, वो बिल डिटेल एक बार मुझे थोड़ा भेजेंगे। मैंने हाँ, मैंने आपको एक मैसेज किया है ना सर, वो देखा ना आपने, उसमें मुझे थोड़ा अमाउंट का कंफ्यूजन था, थोड़ा अमाउंट का कंफ्यूजन है, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा सर। ओके ओके ओके। हाँ जी, BR टू मिस्टर थॉमस, उसी की तो डिसऑनर की एंट्री है, वही वाला तो बिल डिसऑनर हो गया।
तो उसकी एंट्री क्या होगी, मिस्टर थॉमस टू यार। अब लास्ट एंट्री समझ लो। हाँ वो कोई बात नहीं, अलग अलग कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ अब ये तीनों एंट्री, पहली एंट्री तो है डिसऑनर की, किसकी एंट्री है, डिसऑनर। तो नॉर्मल डिसऑनर है, जैसे डिसऑनर करते हैं ड्रॉई टू बी आर। ड्रॉई कौन है यहाँ, जब हमने उसके ऊपर नया बिल लिखा तो उसने कौन सा उसका पेमेंट कर दिया, तो मिस्टर थॉमस टू बी आर, नंबर 3। अब उसने फाइनली हमने उससे रिक्वेस्ट करी, तो कैसे, जैसे वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट करने के बाद उसने क्या किया, 50% का पेमेंट किया है। क्या किया उसने, तो हमारे पास पैसे तो 50% ही आए ना। बैंक अकाउंट डेबिट 3090, यही लिख दो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बाकी के पैसे डूब गए, और इसका अकाउंट क्लोज कर दो 6180 से। हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ये डेविड की बुक्स में करा है, मिस्टर थॉमस में लास्ट की 2 एंट्री। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो हाँ करो, पीपी टू डेविड। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इस ऑनर की एंट्री। हाँ बेटा, किसकी बुक्स में, थॉमस की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ थॉमस, पीपी टू डेविड। यहां पे अपन जो एंट्री करेंगे, डेबिट अकाउंट डेबिट, टू बैंक टू डेफिशिएंसी। इंस्टॉलमेंट होने के बाद अगर कोई पैसा हम पे नहीं कर रहे हैं, वैसे भी नहीं कर सकते, औकात ही नहीं बची, खत्म हो गए हम पूरी तरह से, इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं। तो जो भी पैसा चला जाएगा वो किस में चला जाएगा, डेफिशिएंसी। अगले का ही लॉस है, हमारे तो फायदा है, डेफिशिएंसी हो गया, डूबत खाते में चला गया। तो 6180, 3090, 3090, डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। चाहिए दोबारा अपनी मेहनत से करोड़पति बन जाए, एक बार इंसॉल्वेंट होने के बाद वापस करोड़पति बन जाए, ये अमाउंट अब नहीं चुकाना। जिस दिन इंसॉल्वेंट हो गए, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, आपकी सारी एसेट बिक गई, अब आप सड़क पे हो, उस दिन जो क्रेडिटर को जितना मिल गया उतना मिल गया, बाकी उनके लिए लॉस। फिर वो दोबारा क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने उस टाइम पे उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, तो वो वेट करते, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराया ना उन्होंने उनको, जो फाइनल। हाँ फिर चाहे वो उसका कितने पैसे हो जाए, वो उस मोमेंट की बात है, फिर क्रेडिटर दोबारा उसके लिए क्लेम कभी नहीं कर सकता। इंस्टॉलमेंट तो किया ना कोर्ट ने, भाई वही तो केस लेके गए होंगे, भाई मेरे कोई पैसे मांगता मैं थोड़ी कोर्ट में जाऊंगा, हिसाब मैं पैसे दे नहीं रहा हूं, मेरे ऊपर केस करो। वो तो जो मेरा क्रेडिटर है वही तो जाएगा, वो मुझे लेके चलेगा कोर्ट में, ले चलो, कितने का ड्यू है, 20 लाख का, कोई बात नहीं। कोर्ट ने बोला देखो भाई इसके क्या क्या है, अरे एक्चुअल इसकी क्या औकात है देखो तो सही, चलो सारे एसेट सब कुछ मिला लिया, 9 लाख रुपए निकले, सब कुछ बेच दो जो भी मेरे पास है, 9 लाख रुपए। अब क्रेडिटर क्या करेंगे, क्रेडिटर 20 लाख कहां से लेंगे, भाई मेरे पास है ही 9 लाख, मेरी नीलामी कर दो अगर मैं बिकता हूं तो मार्केट में, मेरे पास तो ये एसेट है ही, ये देख लो क्या है। तो सारा नीलामी करके 9 लाख रुपए, चलो बांट लो, जितने मेरे क्रेडिटर है 9 लाख बांट लो, मेरे पास क्या है, आई एम ऑन द रोड, लेकिन मुझे अकाउंट पढ़ानी आती है, आई एम ऑन द रोड लेकिन मुझे अकाउंट पढ़ानी आती है, मैंने रिज्यूमे बनवाया और अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया, जॉब मिल गई मुझे वापस। अब मैं जितने भी कमाऊंगा वो मेरे ही है, अब वो क्रेडिटर गए, उनका 11 लाख डूब गया, मेरी इज्जत डूब गई। एक बार अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है उसको दोबारा लोन कोई नहीं देता, ये भी तो बात है। तो उनके पैसे डूब गए, मेरी इज्जत डूब गई, सब कुछ डूबा ही डूबा है। बात है, मैं क्यों चाहूंगा, मेरे पहले से तो पूरी जिंदगी नहीं मांगे वो मेरे से, अच्छी बात है। देखो ऐसे तो विजय माल्या जी चले जाएंगे, 9,000 करोड़ लेके भागे हुए हैं,
उनको तो कोर्ट इंस्टॉलमेंट कर नहीं रहे जानबूझ के, करते ही हजारों करोड़ का नुकसान है। अभी बीच में उसका पता नहीं क्या 2-3 प्रॉपर्टीज थी उनको जब्त किया है, तो 500-700 करोड़ रुपए आए हैं। अब ड्यू है 9,000 करोड़, प्रॉपर्टी से 700 करोड़ आ रहे हैं। 8,200 करोड़, 8,300 करोड़ कहां से लाए हैं? उसको इंस्टॉलमेंट करते ही नुकसान है बैंकों का। ये उसको तो सीधा गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रही है, कोर्ट नहीं देख रहा उसको, तो कोई इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं कर रहे। डिक्लेयर करते उसके क्या जाएगा, जब तो वैसे भी नहीं है उसकी, लेकिन अब उसके क्या फर्क पड़ेगा, बैंकों को तो नुकसान हो जाएगा ना। नहीं पैसे तो नहीं आएंगे उसके, अगर बस वो इंडिया इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको इंडिया की जेल पसंद नहीं है, रईस आदमी है ना, तो इंडिया की जेल पसंद नहीं है, मुझे इंडिया की जेल में नहीं रहना। बाहर की जेल में तो डाल ही नहीं सकते ना, केस तो सारा यहाँ चलेगा, तो इसलिए वो इंडिया आ नहीं रहा। बाकी पैसे तो नहीं मिलने उसके, ये तो कंफर्म है। होता है तो उसमें कुछ रूल रेगुलेशन अटक रहे हैं ना, वो ब्रिटेन से कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन है कि वहां की गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप उसको नहीं ला सकते ऐसे, उसके पास वहां की भी सिटीजनशिप है। तो वही तो चेल चल रहा है ना कि भाई उसको वहां से बोला। अब जिसने 9,000 करोड़ खाए हैं वो थोड़ा बहुत तो स्मार्ट होगा ही, ऐसे थोड़ी। अरे कमाने की जरूरत क्या है? एक बार यहाँ केस प्रूफ हो जाए उसके बाद कुछ भी ले सकते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज अटैच टू हिम। हमने दाऊद की पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी जब्त कर लिया, उसको भी बेच के इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए, वो एक अलग चीज है। बट पहले वो उसके आए तो सही, तो केस तो हो। हाँ इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। आप ऐसी कोई प्लानिंग मत कर लेना। ये भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है। चलो, अकोमोडेशन। अब अपन थोड़ा अकोमोडेशन पढ़ते हैं। 2 मिनट रुको, फिर अकोमोडेशन चालू करें। चलो 5 मिनट का ब्रेक। अरे यहाँ पानी है क्या थोड़ा, ड्रिंकिंग वाटर है क्या? ऊपर भी नहीं होगा, ऊपर फ्रिज में भी नहीं है, एक दो बोतल है भी। मैं देखता हूँ ना।
हो गया ना टाइम? चलो स्टार्ट। अकोमोडेशन। तो क्या होता है अकोमोडेशन? हेलो। सिस्टम की कमियों का फायदा उठाना। क्या है? सिस्टम की कमियों का फायदा उठाना। लूप होल्स, जैसे माल्या ने किया है। सिस्टम की कमियों का फायदा उठाना। अकोमोडेशन बिल जो अब हम पढ़ेंगे। क्या हुआ? अरे थोड़ी क्या बोलने की आदत है। आपका नाम क्या है? अच्छा हाँ। तो एक अनिल जी जो है वो एक ट्रेडर हैं, एंड आई एम ऑल्सो ए ट्रेडर। वी बोथ आर द बिजनेसमैन, एंड बिजनेसमैन आर दोज पर्संस जिनको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, अर्जेंट नीड। आज की डेट 31 जुलाई। आज 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई एकदम अर्जेंट। यार 1 लाख रुपए चाहिए शाम तक, एक बहुत अच्छी डील आने वाली है, उसको कवर करना है। 2-4 जनों को फोन घुमाया, हाँ साहब 1 लाख रुपए की जरूरत है। नहीं नहीं पैसे है ही नहीं, अभी तो क्लोजिंग चल रही है, चल रही है, वो चल रही है। 5 लोगों को बोला था, 5 ने मना कर दिया। तो डिसअपॉइंटेड, कोई किसी के काम का नहीं यार। अब कहां से लाए पैसे? 1 लाख रुपए चाहिए इमीडिएटली। बैंक से लोन लूं तो लोन का तो प्रोसेस ही बहुत लंबा है। पहले फॉर्म भरो, फिर कई चक्कर काटो, फिर कई चीजें होंगी, तब जाके लोन मिलेगा। तब लोन कहां से पैसे लाए? फिर मुझे याद आया यार, एक अनिल जी हमारे जानकार हैं। अनिल जी को फोन लगाया, बोले आप मुझे पैसे मत दो, मुझे पता है मैं आपसे पैसे मांगूंगा तो आप मना ही करोगे। आप एक काम करो, दोस्ती के नाते आप मेरा एक बिल एक्सेप्ट कर लो। बिना माल बेचे, बिना कोई डील हुए, मैं आपके ऊपर 1 लाख का बिल लिख देता हूँ। मैं भी ट्रेडर, आप भी हाँ। ड्रॉवर, मुझे 1 लाख की जरूरत है, मैंने 1 लाख का जो बिल है वो अनिल के ऊपर लिख दिया। और लिखते ही क्या हुआ? अनिल ने एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया। बोले दोस्ती के नाते इतना तो करी। दिन तुरंत मैं वो बिल लेके बैंक में चला गया, और वो बिल बैंक को दे दिया, और बिल को डिस्काउंटिंग करा दिया। क्या करा दिया? 1000 रुपये काट के बैंक ने मुझे 99,000 दे दिए। 3 महीने का बिल है। मुझे बैंक को पैसे कब देने? 3 महीने बाद। तो उस 99,000 को मैं 3 महीने के लिए यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बैंक को तो ड्रॉई देगा, लेकिन ड्रॉई को कौन देगा? ड्रॉई को तो मैं ही दूंगा ना। तो क्या हुआ? आज की जो मुझे नीड थी 1 लाख रुपए की, वो पूरी हुई नहीं हुई। 99,000 आ गए, मैंने यूज कर लिया। जब बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी, मैं अनिल को 1 लाख भेज दूंगा। अनिल ये पैसे बैंक को दे देना, क्योंकि ड्रॉई पे करता है बैंक को। ड्रॉई ने बैंक को पेमेंट कर दिया, मेरा काम सीधा। तो इसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। कौन सा बिल? अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। क्लियर है ना ये? तो क्या बात समझ में आई? क्या बोलते हैं अकोमोडेशन बिल? अकोमोडेशन बिल क्या होता है? व्हेन द बिल इज ड्रॉन विदाउट सेलिंग गुड्स, बिना कोई डील करे, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए अगर हम बिल लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बिल। क्लियर है ना यहाँ तक की कहानी? अकोमोडेशन बिल क्या होता है? अच्छा इसमें कोई इलीगल थोड़ी है, इट इज नॉट इलीगल। उसमें क्या दिक्कत है? आपने बिल लिखा, बिल एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, तो आप कोर्ट में शू भी कर सकते हो। आप बैंक को भी कोई नुकसान नहीं है, बैंक को 1000 रुपये ब्याज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बैंक का काम ही है ये पैसे देना। टाइम पे बैंक को पेमेंट हो जाएगा, काम खत्म। नहीं तो अनिल जी देंगे, नहीं अनिल जी बैंक को देंगे, नुकसान अनिल का है। देख ले भैया, रिस्क है। दोस्ती पक्की है तब तो ठीक है, नहीं तो मत देना। तो वो तो बात की बात है। हाँ, तो पहली बात अकोमोडेशन बिल का मतलब समझ में आ गया। अब दूसरा केस, अनिल जी ने बोला अच्छा सारी मलाई खुद ही खाना चाहते हो, मुझे भी तो पैसों की जरूरत है। 50-50 खाओ ब्रिटानिया, 50-50। चलो भैया 50% पैसा मैं रखूंगा, 50% तुम रखोगे।
49,500 मैंने रखे, 99,000 कैश आया था ना, 49,500 रखे। 500 रुपए इसका एक्सपेंस, 500 रुपए मेरा एक्सपेंस, हम दोनों ने 3 महीने पैसे यूज करे। लास्ट टाइम पे मैं उसको 50,000 भेज दूंगा, कि बाकी के 50,000 तो इसी को देने, इसने यूज करे, तो ये 1 लाख बैंक में पेमेंट कर देगा, दोनों का काम सही है। एक और ऑप्शन हो सकता है, मैंने इसके ऊपर, इसने मेरे ऊपर, हम दोनों ने एक दूसरे पे बिल लिख दिया अलग अलग, 1 लाख का या 50,000 का, ये भी 50,000 यूज करेगा, मैं भी 50,000 यूज करूंगा, मेरा बिल मैं टाइम पे पेमेंट कर दूंगा, ये अपना बिल टाइम पे पेमेंट कर देगा, काम खत्म। लेकिन बीच में कोई गुड्स नहीं सेल हुए, खाली म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए हमने ऐसा काम किया है और उसमें कोई नुकसान नहीं है। इस बिल को अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। क्लियर है ना? बिहारी होता है। पता लगने से क्या होगा, गुड्स बेचे नहीं बेचे, क्या बैंक को क्या मतलब है? बैंक को 1 लाख का बिल आया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो एक लीगल प्रूफ है, 1,000 रुपए का डिस्काउंट काट दिया, 99,000 दे दिया, बैंक को टाइम पे 1 लाख मिल जाएंगे, बैंक को क्या, क्यों बैंक को माथा पूरी करनी है? बैंक को 1,000 रुपए का डिस्काउंट, 1,000 रुपए ब्याज आ गया, 1 लाख रुपए टाइम पे आ जाएंगे, काम खत्म, बैंक को क्या मतलब है उससे? चलो, ये ट्वेल्थ 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 नहीं, पहले 11। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ध्यान से समझ लेना ही। बिल्कुल। हाँ, 11th क्वेश्चन में तुम्हें कराऊंगा, 10th और 12th तुम्हें खुद से करना है, 9th भी मैं तुम्हें कराऊंगा, बट 1 घंटे की कोई क्लास और चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कंसोलिडेशन के लिए, तुम्हारे डाउट्स भी हो जाए और एक क्लास और। आज तो खाली ये क्वेश्चन करेंगे अपन, फिर बाकी जो है नेक्स्ट वीक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक कंसोलिडेशन क्लास और रख लेंगे, आइदर ऑन सैटरडे और ऑन संडे, 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, फिर अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम ये लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे लिखने से याद भी होगा, और एंट्री, पूरी एंट्री में समझाऊंगा तुम्हें, तो सिर्फ मेन मेन चीजें लिखनी है, मतलब सारी एंट्रीज लिखनी है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिखो। हाँ, दोनों की बुक्स में करना है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिखो, फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाओ। डेट 1 अप्रैल 2020, डेट 1 अप्रैल 2020। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, थोड़ी सी चीजें डिफरेंस है, उनको ध्यान देना है बस। चलो स्टार्ट। एक्स ड्रॉज ऑन बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000। एक्स कौन है? ड्रॉवर। बाय कौन है? एक्स ने वाई पे बिल लिखा है, पी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, पहली एंट्री लिखो, बिल रिसीवेबल टू वाई। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, 30,000। ठीक है अनुराग? तो पी आर अकाउंट डेबिट टू वाई 30,000। ठीक है, पहली एंट्री क्लियर है? धीरे धीरे कदमों से, नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते जाओ। 1 अप्रैल को बिल लिखा, वाई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू एक्स, हु गेट इट डिस्काउंटेड। ऑब्वियसली ड्रॉवर डिस्काउंटिंग करवाता है, कौन करवाता है? यहाँ एक ड्रॉवर है, डिस्काउंटिंग की एंट्री लिखो। 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू चार। यहाँ पे परसेंटेज का चक्कर नहीं है, सीधा अमाउंट लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 28,800 बैंक में लिखो, क्योंकि बिल 30,000 का था, डिस्काउंट हो गया 1,200, और टू बी आर 30,000। नॉर्मल है ना? अब सुनना,
X immediately remits 9600 to Y. इस 28800 में से 9600 किसको भेज दिए? अब मुझे तो मेरी कैलकुलेशन से माइंड में ये पता लग गया कि 9600 28800 का 1/3 होता है। कितना होता है? तो मुझे इस लाइन से पता लग गया कि इन दोनों के बीच में क्या डील हुई है कि y तो रखेगा 1/3 और x रखेगा 2/3। अदरवाइज आप ऐसे कर भी सकते हो, 9600 डिवाइडेड बाई 28800, इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ओके बच्चे, ये डील है। अब सुनना, अगर इनका डिस्काउंट 1200 है, ये भी चलेगा इनके बीच में, तो इसलिए 9600 भेजा है, तो इसका मतलब एक्चुअल में वो डेटर कितने से होगा? 10,000 से। चलो थर्ड एंट्री लिखो, 1 अप्रैल को वाई अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। हम एक्स की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, वाई अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। पहले हमने डिस्काउंट डेबिट किया था ना, पहले हमने 1200 से डिस्काउंट डेबिट कर लिया, क्या हमारा 1200 लॉस है? क्या हमारा तो लॉस 800 ही है। 400 में किससे लेने हैं? वाई से लेने। जो डिस्काउंट डेबिट किया था उसको वापस 400 से क्या कर देंगे? वाई में लिखो 10,000, टू बैंक अकाउंट में 9,600 और टू डिस्काउंट में 400। ये रेमिटेंस की एंट्री है। किसकी एंट्री है? रेमिटेंस मतलब होता है भेजना, जो उसने पैसे उसको भेजे हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है ना? ओके, धीरे धीरे। ऑन द ड्यू डेट X being unable to remit the amount due, यहां से धोखेबाजी चालू हुई। क्राइम पेट्रोल सीन 1। X being unable, अच्छा डील के अकॉर्डिंग देखो क्या है, ये है 20, ये है 30,000, डील ये हुई थी 2/3 और 1/3, 20,000 और 10,000। पहले तो नॉर्मल कहानी समझो, एक्चुअल में ड्रॉई कौन है? वाई। वाई ने कितने रुपए यूज करे? लेकिन ड्यू डेट पे, हाँ जी सर, ड्यू डेट पे बिल किसको पेमेंट करना पड़ेगा? वाई को। तो ड्रॉई तो वाई है। वाई ने एक्स को फोन किया, मैंने तो 10,000 मेरे यूज कर लिए, वो तो मैं पेमेंट कर दूंगा, आप अपने 20,000 मुझे भेज दो, ताकि 30,000 मिक्स करके बैंक में पैसे जमा करा दें। लेकिन एक्स ने मना कर दिया, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आई एम नॉट एबल टू सेंड यू एनी मनी, प्लीज यू पे, लेटर ऑन देखेंगे। बहुत गलत भरोसा कर लिया मैंने तुम पे। एक तो दोस्ती के नाते बिल एक्सेप्ट करा और मेरे ऊपर ही आ गया वो बिल। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दोस्ती अपनी पक्की है, एक बार तो मैं जमा करा था। मतलब ड्यू डेट पे एक्स ने वाई को 20,000 नहीं भेजे। क्या तुम्हें एंट्री कुछ नहीं होगी इसकी ना? बिल डिसऑनर हुआ है, बिल तो वाई पे कर देगा। एक बात माइंड में बिठा लेनी है, क्या? X has become a debtor to Y for rupees 20,000. X has become a debtor to Y for rupees 20,000। बस इस बात को माइंड में रखना है, और कहीं लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब उसने नहीं भेजा तो एक्स वाई का क्या बन गया? डेटर। कितने अमाउंट से? 20,000 से। इतनी कहानी क्लियर है साहब? इसकी एंट्री। लेकिन एक्सेप्ट अ बिल फॉर 42,000, तो फिर उसने पता है वाई ने अपना दांव खेला, अब की बार मैं बिल ड्रॉ करूंगा और तुम बिल एक्सेप्ट करोगे। कर लो। इसके अंदर धोखा होता है ना, वो कैसे भी रास्ते निकाल। करो मेरे ऊपर बिल ड्रॉ, मेरे क्या दिक्कत है। चलो 42,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया। 1 अप्रैल की मैच्योरिटी डेट कब आएगी? 3 मंथ्स की। अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, 4 जुलाई। ये सारा काम 4 जुलाई को हुआ होगा, 4 जुलाई लिखो। अब की बार इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, वाई से वाई टू बीपी, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी 42,000। ओके, चलो अब देखते हैं आगे क्या क्या हुआ।
वो तो बात की बात है, रुको। विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई, ये बिल ऑब्वियसली डिस्काउंट कौन कराएगा? तो डिस्काउंटिंग की एंट्री हम एक्स की बुक्स में करेंगे, वाई की बुक्स में करेंगे? वाई की बुक्स में करेंगे, बिकॉज डिस्काउंटिंग किसने कराया है? वाई ने। तो इसकी बुक्स में डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं होगी। वाई सेंड 67402 टू एक्स, वाई सेंड 67402 टू एक्स। अब सर ये 6740 का क्या झमेला? अब सुन लेना ध्यान से, 6740 इन्होंने तो दे दिया डायरेक्ट, आया कैसे? कहानी, यहां से कहानी समझो। टोटल जो बिल है वो है 42,000 का, 2/3 228 होता है, 1/3 कितना होता है? डील तो वही चल रही है, 2/3 और 1/3। अब इसके अकॉर्डिंग वाई को, एक्स को कितने रुपए भेजने हैं? 28,000, 28,000, 28,000। वो क्या बोल रहे हैं? इस 28 में से 20,000 पहले वाले कट होंगे, क्योंकि पहले आपने मुझे 20,000 दिए नहीं थे, पहले मैं वो रखूंगा। ठीक है साहब, रख लो, -20,000। तो पहले वाला जो 20,000 का डेटर था वो क्लियर हो गया। अब बचते हैं आपके 8,000। अब इधर आ जाओ, ये बिल जो डिस्काउंटिंग हुआ है वो 4110 में हुआ है, का जो डिस्काउंट होता है वो 1890 होता है, 42,000 माइनस 4110। अब इसका 2/3 होता है 120 और 1/3 होता है 60। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो ये बोल रहे भैया 8,000 तो तुम्हें ये भेजने, इसमें से मैं मेरा डिस्काउंट काटूंगा नहीं काटूंगा? तो 1260 का डिस्काउंट कट कर दिया, एक्चुअल अमाउंट कितना आ गया? ये 6740 ऐसे आया है। कहानी आई नहीं आई? अनुराग, ये तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। 42,000 का 2/3 एंड 1/3, 2/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 14। इसको अनुराग वाई को, एक्स को 28,000 भेजने, बट वाई क्या बोल रहे हैं? पहले वाले 20,000 मुझे अभी के अभी चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, तुम 28,000 में से काट लो। 28,000 में से काट लिया। अब कितने भेजने हैं? 8,000। अब मैंने आपको पहले बता दिया था टोटल जो डिस्काउंट है वो कितना है, 1890। और 1890 का 2/3 और 1/3, 2/3 कितना है? ये 2/3 किसको चार्जेबल है? एक्स को चार्जेबल है। तो वाई ने क्या किया, इसमें से 1260 और काट लिया, तो उसको एक्चुअल अमाउंट रेमिट कितना कर दिया, 6740। ओके अनुराग जी। अनुराग ने 12th में ऐसे पढ़ी है, तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, हम जानते हैं एक दूसरे को। चलो देखो नेक्स्ट। अब बताओ, अच्छा एक्स की बुक्स में पैसे आ गए 6740, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 6740। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1260, इसके लिए लॉस है। हाँ 4 जुलाई को। बैंक अकाउंट डेबिट 6740, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1260 टू 8,000। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? आपको कितना ही दूध पिला दो, वो अपना नेचर नहीं छोड़ता। देखो एक्स बिकम्स बैंकक्रप्ट, भाई की तो किस्मत ही फूट गई। जिस दिन एक्स के साथ उसने डील कर ली उसके उल्टे दिन चालू, कसम खा ली उसने तो, भैया कभी मैं एकोमोडेशन बिल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये 28,000 जो, अब बताओ पहली बात तो एक्स, अच्छा पहले सुनो, पहले तो बिल कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंकक्रप्ट होते ही बिल क्या हो गया, कैंसिल। 4 जुलाई से कितने महीने का बिल था, नया बिल 3 मंथ्स का ही था। 4 जुलाई से निकालो, 4 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, पहले बिल कैंसिल करो। 7 अक्टूबर को डिसऑनर की एंट्री, बीपी टू एक्स, पहले तो बिल कैंसिल करो, बीपी टू एक्स। हाँ बेटा पीछे आपको आ रहा है ना, आप ध्यान दे रहे हो? हाँ हाँ सॉरी, बीपी टू वाई, बीपी टू वाई वही
42,000 पूरा बिल जो उसने एक्सेप्ट करा था वो बिल पूरा कैंसिल हो गया। और ये किसके माथे आ गया? वाई के माथे। तो बीपी टू वाई 42,000 बिल कैंसिल हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, अच्छा ये बताओ, पहले वाला जो 20,000 का डेटर था वो क्लियर हो गया, नया डेटर कितने से बन गया? अगर इस बिल में से उसको पैसे देने पड़ते तो एक्स को कितने देने पड़ते? 28,000। और इसके बैंकक्रप्ट में उसने कितना दिया है? अच्छा, इसका मतलब 27,999.50 नहीं दिया क्या? 28,000 में से 50 पैसा, 28,000 में से 50 पैसा दिया है क्या? 50 पैसे इन द रूपी, मतलब 50%। इतना भी नहीं है कि 50 पैसे देके गोली हो जाए। तो ये बिल्कुल मत मान लेना तुम इसको। 14,000 दिए हैं इसने, बड़ी माथा पच्ची करने के बाद। चलो, तो ये क्या हो रहा है, y का अकाउंट इसको क्लोज करेगा, x लिखो, नेक्स्ट एंट्री सेम डेट को 7 अक्टूबर, y अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, प्रोसेस फॉलो करते जाओ। y अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला के इन द बुक्स ऑफ वाई भी करेंगे। नया पेज निकाल लो जल्दी। ओ गॉड, कुछ लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते, जल्दी करो। अमाउंट 14 नहीं 28 वाई को 28 से डेबिट, 14,000 टू बैंक, 14,000 टू डेफिशिएंसी। एक्स बीपी था ना तो उसने दिया नहीं ना, तो बिल दिया ही नहीं ना, अब तो कौन देगा? वाई देगा, बैंक तो वाई से देगा ना। डिस्काउंटिंग किसने करवाई थी? तो जो डिस्काउंटिंग कराता है बैंक को तो वही पेमेंट करता है ना, तो वाई देगा बाद में। ठीक है, ओके ओके। चलो नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ वाई, देखो लास्ट पेज है, जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी फ्री होगी। शुरू हो जाओ फटाफट, एंट्री नरेशन, ये फॉर्मेट बनाओ। पहला एक्स टू बीपी, एक्स टू बीपी, बीपी टू बैंक, काम खत्म भाई। एक्स टू बीपी 30,000। अब इसके पास तो क्या हुआ, डिस्काउंटिंग की एंट्री तो आएगी नहीं, क्योंकि डिस्काउंटिंग किसने करवाया है? एक्स ने। इसके पास तो पैसे आए, कितने आए थे? 9,600। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू एक्स, बैंक में 9,600, डिस्काउंट में 400, एक्स में 10,000। क्लियर है ना? ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेट बताना दोनों की, 1 अप्रैल, 4 जुलाई मैच्योरिटी डेट आ गई। मैच्योरिटी डेट पे क्या हुआ, किस्मत फूट गई। पैसे किसको पे करने पड़ेंगे? वाई को। वाई ने तो पेमेंट किया है ना, तो बीपी टू बैंक 30,000 पूरा। हाँ बेटा, इसने पूरा पेमेंट किया है बैंक को 30,000 अपनी जेब से, तो इसने तो वो बिल कैंसिल थोड़ी होने दिया। हाँ जी, कितना लिख रहे हैं आप? 30,000 लिख रहे हैं ना बीपी टू बैंक। अच्छा ठीक है। अब 4 जुलाई को उसने क्या किया, एक्स पे नया बिल लिख दिया, पी आर टू एक्स 42,000। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। पी आर टू एक्स 42,000 है, एक्स सही तो नहीं दिए? फिर तो वो दोनों इंसॉल्वेंट हो जाते, फिर बैंक वालों का नुकसान। नुकसान तो किसी न किसी का होना ही है, यहाँ तो पूरा ही घपला है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 100% घपला। हाँ वो तो एसेट्स और वो सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी फिर नीलामी की, भागेंगे इधर उधर। क्यों बेचारे बैंक को, ये को नुकसान कितने का हुआ टोटल? सॉरी, वाई को नुकसान टोटल 14,000 का हुआ।
यशवर्धन जी, वाई को टोटल नुकसान 14,000 का हुआ है, क्योंकि 28,000 का जो आना था पेमेंट, उसमें से 14,000 का पेमेंट आया है, 14,000 डूब गए हैं। हाँ जी, तो क्या लिखा आपने, PR2X 42,000। अब इसने क्या किया, एक्स को पैसे भेजे। अच्छा, पहले डिस्काउंटिंग, राइट, पहले डिस्काउंट लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, बैंक में लिखो 40,110, ये बुक में दिया हुआ है। 1890 लिखो डिस्काउंट में, और 42,000। वेरी गुड सलोनी, बहुत जोर आ रहा है, एक एक जीरो लिखने में भी ऐसे, ओ गॉड क्यों लिखना पड़ रहा है, 42,000 क्यों लिखना पड़ रहा है, क्यों, से जोर आ रहा है इसको। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR लिख लिया। अब उसने पैसे भेजे किसको, एक्स को, डेबिट द रिसीवर एक्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक 6740 टू डिस्काउंट 1260। ओके, अब क्या हुआ इसके बाद, बिल डिसऑनर हो गया। अच्छा, ये कौन सा वाला बिल डिसऑनर है, जो बिल बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाए, तो उसकी एंट्री क्या होती है, ड्रॉई टू बैंक, क्या होता है, ड्रॉई टू, ड्रॉई कौन है यहाँ, एक्स, एक्स टू बैंक एंट्री करो, 42,000 डिसऑनर की। यार कैसे, डिसऑनर में हमेशा ड्रॉई डेबिट होता है, कोई सा भी डिसऑनर हो, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 7 अक्टूबर ना, हाँ, 42,000। और फिर इसके पास हाफ पेमेंट आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, 14/14/28। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं है अकोमोडेशन में, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। हाँ, अब एक तो तुम लिख लो कहीं पे भी, क्वेश्चन नंबर 8, 8, 10th, 11th, नहीं, हाँ, 8, 10, 12, 11 तो अपन ने कर ही लिया, 8, 10, 12, हाँ इलस्ट्रेशन। अब सुनो, एमसीसी मॉड्यूल में 13, ये मॉड्यूल में फर्स्ट अनसॉल्व, एमसीसी मॉड्यूल में 14, ये मॉड्यूल में सेकंड अनसॉल्व। दो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 15, एमसीसी मॉड्यूल में 15 और इसमें थर्ड अनसॉल्व, वो मुझे एक क्लास और चाहिए उसके लिए, वो दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा और इसके डाउट्स लूंगा। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें जब भी टाइम मिले पूरे हफ्ते में एक बार देख लेना या कर लेना, अनसॉल्व फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं कराऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। कल से तो वो आ जाएंगे, दानव।
वसुंधरा, एम आई ऑडिबल? वसुंधरा, हाँ। तो बेटा एसेट का बैलेंस सेम नहीं आएगा, बिकॉज आप नॉर्मल सी बात समझो ना, जब अपन डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में शो करते हैं तो मशीन की वैल्यू हर बार उस पर कम होती जाती है, तो एसेट का वैल्यू अलग आएगा। और अगर वही डेप्रिसिएशन हम पीएफडी बना रहे हैं तो मशीन की वैल्यू सेम ही दिखाते जा रहे हैं, मशीन की वैल्यू कम नहीं कर रहे हैं। तो एसेट का जो फाइनल बैलेंस है वो पीएफडी बनाएंगे तो ज्यादा आएगा, क्योंकि वो टोटल वैल्यू आएगी कॉस्टिंग, और पीएफडी नहीं बनाएंगे तो कम आएगा। और बोलो बेटा, पीएफडी में और पीएफडी विदाउट में बैलेंस अलग अलग आएंगे, कि विदाउट पीएफडी में डेप्रिसिएशन एसेट में से चार्ज करते हैं, पीएफडी में डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट में चार्ज नहीं करते हैं, वो कॉस्टिंग पे शो होता है। और कुछ बेटा? ओके। और सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट बोले तब भी बनाना है ऑब्वियसली, अगर एसेट डिस्पोजल बोले तो ही बनाना है, अदरवाइज पहले ही करना है। अभी देखता हूँ मैं, शायद हो सकता है अकोमोड ये जो कंसोलिडेटेड क्लास है उसमें कुछ बच्चे को डेप्रिसिएशन भी पढ़ना है। अगर बच्चे 10-12 बच्चे हुए तो मैं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की क्लासेस भी लगाऊंगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा।